हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी बच्चे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो दोस्तों, जो हम यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो गाइडलाइन दे रहे हैं, वो हमारी 85% सही बैठ रही है हर पेपर में। ठीक है, इसीलिए मैं आ चुका हूँ बहुत ही एक्साइटमेंट में, और तुम भी आ जाओ जल्दी से एक्साइटमेंट में, क्योंकि जो पेपर हम दे रहे हैं वही पेपर हूबहू नहीं, लेकिन फिर भी 80 से 85% वो पेपर में आ रहा है। और इतना अगर टारगेट आप पूरा कर लेते हो तो आपको नंबर 1 आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए लेकर के आ गए हम टॉट का। ये क्वेश्चन है शॉर्ट, सॉरी लॉन्ग। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, नोटबुक पेन से निकाल लीजिए। और दोस्तों, ये जो तुम कंजूसी कर रहे हो ना कि हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, यार लाइक और वीडियो को शेयर कर बिल्कुल करो। ठीक है, ये अब तो मैं हक से कहूंगा, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल अच्छी बैठ रही है। ठीक है, तो इतना तो तुम्हारा बनता है कि शेयर कर सको और कमेंट करो अगर कोई आपको कमी लग रही है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से पेन नोटबुक निकाल के तैयार हो जाओ। स्टार्ट करते हैं मानहानि। देखिए, मानहानि पहला, इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, किसमें, जो हमारी टॉट की लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज है। देखिए, अपलेख पहले तो है कि मानहानि की परिभाषा दीजिए। दूसरा है अपलेख और अपवचन क्या है, दोनों में अंतर कीजिए। डिफाइन द डेफामेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय लाइबल एंड स्लैंडर, इनमें भेद कीजिए। देखो, थोड़ा एक्साइटमेंट में ज़्यादा हूँ क्योंकि पेपर अच्छे आ रहे हैं, बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, कॉल कर करके भी बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा एक्साइटमेंट पे आता हूँ। चलो थोड़ी सी कंट्रोल करते हैं, लंबी सी सांस ले करके और स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानहानि के बाद में प्रतिवादी को कौन कौन से बचाव उपलब्ध हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए कि जितना अधिक सत्य कथन होगा उतना ही अधिक मानहानिजनक होगा। व्हाट इज डिफामेंस आर अवेलेबल इन द defendant in a suit for defamation, explain the statement that the greater the truth the greater the libel, जितना अधिक सत्य होगा, ठीक है, उतना ही मानहानि का जोखा होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन था हमारा ये। अब मैं फिर से बता रहा हूं, इस बात को बिल्कुल मत भूलना। कुछ बच्चों के अभी भी ये संदेह है, कॉल करके बोल रहे हैं कि क्वेश्चन वो नहीं आया। मैं उनको बता रहा हूं, बेटा इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, इंग्लिश को भी ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी में प्रश्न चेंज हो जाता है, इंग्लिश में वही रहता है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। मानहानि, देखिए मानहानि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डिफामेशन, विभिन्न विधिवेत्ताओं ने मानहानि के विभिन्न प्रकार से इसको परिभाषित किया है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे बोल दूं कि बहुत से लोगों को समस्या आती है कि सर क्वेश्चन तो हमें याद होता है, लेकिन वहां पर लिखना स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं ये कहता हूं कि लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ही उसके नीचे आंसर में रखो और वहीं से लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे यहां पर मानहानि की परिभाषा, विभिन्न वेत्ताओं ने मानहानि को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले विधिवेत्ता है प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार। देखिए, जब किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन प्रकाशित किए जाएं, ऐसे कथन से मतलब है बातें, ऐसे बातें आ जाएं सामने, या ऐसी बातें प्रस्तुत की जाएं, प्रकाशित की जाएं, सामने आ जाएं, जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि में सामान्यतः गिर जाए, या जिसके कारण उससे लोग कतराने लगे, तो ऐसे कथन को मानहानि कहा जाता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के संबंध में अगर कुछ गलत धारणा बन जाए, ऐसे समझिए गलत धारणा बन जाए और लोग उसको अनुचित माने, वो नैतिक बिल्कुल ना हो, तो लोग उससे कटने लग जाते हैं। अरे यार, ये तो वही है। जैसे कि मैं नॉर्मली कह सकता हूं कि हम 4-5 दोस्त हैं, ठीक है, और एक दोस्त से आकर के दूसरा दोस्त का, यार ये तो बहुत ही कमीना इंसान है भाई, हैं तुम तो बहुत कमीने इंसान हो, तुमने उस दिन मेरी मदद नहीं की थी, वहां पर तुम्हें बहुत लाचार था, मैं तुमसे बोल रहा था, तुमने मदद नहीं की। तो देखो, अब यहां पर वो बात वो कह करके चला गया, लेकिन जो और दोस्त है ना, अब उनके मन में नहीं ख्याल हो जाएगा, यार इसने, ये भी इसका दोस्त था, इसने इसकी हेल्प नहीं की, तो कभी हमारे लिए अगर ऐसा होगा तो हमारी हेल्प नहीं कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, उनके मन में एक धारणा बन जाएगी और यहां से वो हमसे कतराने लग जाएंगे। ठीक है, तो जो उसने जो शब्द कहे हैं वो मानहानि के हैं, वो सत्य हैं या असत्य हैं वो बात की बात है, लेकिन वो मानहानि में आ गया। अब देखिए, डॉक्टर अंड्रे हिल के अनुसार मानहानि प्रतिष्ठा,
जो प्रतिष्ठा होती है, रेपुटेशन जिसको कहते हैं, को कलंकित करने वाला एक ऐसा झूठा कथन है जिसका प्रकाशन किया गया हो और इस कथन से वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची हो तथा कथन को प्रकाशित करने का कोई कानूनी औचित्य ना हो। देखो अंडरहिल कहते हैं कि मानहानि जो है वो ऐसा है कि किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है, गलत मतलब कि जो उसकी मान सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, जो रेपुटेशन है, ठीक है, उसको ठेस पहुंचाना, उसके खिलाफ कोई झूठा कथन बोल देना। जैसे कि हम कहने लगे कि भाई एक व्यक्ति है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं, ईमानदारी के लिए, और हम कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि भाई यार वो तो बहुत ईमानदार है, वो बहुत ईमानदार है, सब लोग कहते हैं वो ईमानदार है, तभी हम में से एक व्यक्ति का अरे वो ईमानदार, अब बहुत ही झूठा इंसान है, वो दो मुंह का इंसान है, दुनिया के सामने कुछ और उसके सामने कुछ और। तो अब क्या हो गया, उसकी जो प्रतिष्ठा थी उस पर कलंक लग गया। समझ में आ गया दोस्तों? तो अब ये जो बात है वो फैल गई ना। अब हमारे बीच में आई, हम दोस्त थे, हमने उसको सुनाया यार ऐसे हो सकता है क्या, अब हम में से कहीं पर वो मिल गया, अरे मैंने यहाँ पे आओ, यहाँ पे इधर, भाई तुम तो बड़े बड़े वो करते हो, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा है तुम्हारी कि तुम सत्य हो, वो लड़का तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। तो अब उसको गुस्सा आएगा, यार मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, या फिर कुछ भी उसको प्रॉब्लम होगी, उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, तो वो क्या करेगा, फिर वो कहेगा कि यार मेरी बेमतलब की दूसरों में जो और लोगों के सामने मेरी क्या है, इज्जत का कबाड़ा कर दिया है, ठीक है। तो वो इज्जत का कबाड़ा करना, ठीक है, किसी की वाट लगा देना, जो बोलते हैं ना वाट लगा दी यार उसकी, मैंने किसी की इज्जत का कबाड़ा कर देना, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, मानहानि में आती हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आगे आप समझदार हैं। अब दूसरे हैं हमारे विधिवेत्ता सामंड, बहुत फेमस है, उनके पढ़ेंगे, उन्होंने मानहानि के लिए क्या कहा है। चलिए देखिए, मानहानि किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बिना किसी कानूनी औचित्य, लीगल जस्टिफिकेशन के सत्य तथा मानहानि जनक कथन, डिफामेटरी स्टेटमेंट का प्रकाशन होता है। मतलब कि किसी व्यक्ति, देखिए ये बात मैं दोस्तों आपको भी बताऊंगा, अगर आप एक अच्छा इंसानी व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो कभी अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ गलत बोले और तुमसे बोले, तो सबसे पहले ये देख लेना कि इस व्यक्ति की नज़रों में वो इंसान गलत है, हमारी नज़रों में। अगर कोई हमारा मित्र है, कोई दोस्त है जिसको हम जानते हैं और उसने हमारे साथ में कभी भी बुरा नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, लेकिन कोई और व्यक्ति बोल रहा है, तो उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान ना दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो ही खराब हो जो उसके बारे में बोल रहा हो, ठीक है। तो उसका यहां पर ये कह रहे हैं सामंत जी, भैया जस्टिफिकेशन के बिना अगर तुम कहते हो कि ये है तो वही उसकी मानहानि है, लेकिन अगर जस्टिफिकेशन कर लिया कि हाँ भी ये सही है, वो जो कह रहा है सही है, यार इसने, जैसे किसी ने कहा यार इस पर मेरे 1,000 रुपये 2 महीने से बहका रहा है, तो दूसरा कह रहा है यार इस पर तो मेरे भी 3,000 रुपये 6 महीने से बहका रहा है, तो अब उसके ऊपर ये क्या है, ये कथन सत्य हो गया, अब वो उसकी मानहानि नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया है, वो झूठ के लिए कह रहा है या फिर उसको बदनाम करने के लिए या फिर अपने मन की इच्छा को शांत करने के कुछ भी ऐसा कह रहा है, तो वो मानहानि में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन मतलब कि ऐसे वाक्यों को, शब्दों को, लेखों, चित्रों या महत्वपूर्ण संकेतों साइंस द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसमें संबंधित व्यक्ति के प्रति घृणा, उपहास, रेडिक्यूल या अपमान का भाव पैदा हो जाता है, तो ऐसे कथन या संकेत को ही मानहानि कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि जरूरी नहीं है किसी ने कोई बात बोली हो, ठीक है, कुछ बातों को चित्रों से या साइंस से या फिर अलग अलग तरह के जो अलग अलग तरह से हम किसी का अगर अपमान करते हैं, ठीक है, और वो अपमान सही नहीं है, मतलब कि वो उसको डिजर्व नहीं करता, जब हम किसी व्यक्ति को कुछ कह रहे हैं वो डिजर्व नहीं करता, तो वो उसमें क्या आ जाएगा, उसका अपमान हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहां पर मैं दे दूं। देखिए, यहां पर एक अंधा व्यक्ति है और यहां पर एक आंखों वाला व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति किसी गुस्से में उसमें इससे कहता है अंधा, तो ये बात सही हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी आंखें हैं और इससे बोल दिया अरे अंधे, दिखाई नहीं देता तुझे, तो यहां पर ये मानहानि वाला कथन हो जाएगा, ठीक है। और ये मानहानि बहुत भारी पड़ी थी भाई साहब, तुम अगर पढ़ा होगा, पता होगा तुम्हें, तो महाभारत में, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है महाभारत में, जब द्रौपदी ने, ठीक है, द्रौपदी ने जो कौरव थे उनका सबसे बड़ा जो लड़का था, क्या नाम था उसका, सबसे बड़ा जो था कौरवों का, अरे मैं नाम से भूल गया, अभी याद था, हाँ, तो जो भी था आपको पता होगा, मैं भी नाम आएगा तो मैं बता दूंगा, उसको कह दिया था अंधे का अंधा,
क्योंकि उसके जो माता पिता थे वो दोनों अंधे थे। उसका पिता अंधा था संजय, उसकी माता जो थी गांधारी, उसने पट्टी बांध ली थी, दोनों अंधे थे। द्रौपदी ने दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में एक जगह है इंद्रप्रस्थ, वहां पर उससे बोल दिया था अंधे का अंधा। तो इसी बात से वो चिढ़ गया था और वो उसका बदला लेने के लिए महाभारत हो गई थी। उसने यही चिढ़ गया था कि इसने मुझसे क्यों कहा अंधे का अंधा, इस द्रौपदी से मैं बदला लूंगा। तो वो कौरवों का सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है। तो ये मानहानि ही थी, क्योंकि उसकी आंखें थी, उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी मम्मी पापा की आंखें नहीं थी, ठीक है। इस वजह से ये कंडीशन हुई थी। चलिए, तो ये मानहानि ही है, मैं आपको बस इतना बताने की कोशिश कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं। एक उदाहरण से हम यहां पर समझेंगे, एक उदाहरण से हम यहां पर समझेंगे। देखिए, बालाराम वर्सेस मौसम्पत लाल AIR 1975 में प्रतिवादी पर झूठे सौदे करने का इश्तिहार छपवाया। वादी ने प्रतिवादी तथा इश्तिहार के प्रकाशक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया, जिसमें यह कहा गया कि उस इश्तिहार से उसके व्यवसाय को नुकसान हुआ है तथा वह लोगों की नज़रों में गिर गया। निर्णय हुआ कि प्रतिवादी मानहानि के लिए उत्तरदायित्व है। इट मीन्स ये समझो कि एक यहाँ पर है कारोबारी, ठीक है, एक यहाँ पर है कारोबारी, ठीक है। वो क्या करता है, एक कारोबारी है, किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ गलत धारणा फैलवा दी अखबार में। क्या गलत धारणा कि भैया कि उसने जैसे सपोज करो कि ये जो कारोबारी है ये बेचता है कुछ, क्या बेचता है, ठीक है, हम लगा सकते हैं जैसे टीवी बेचता है, टीवी बेचने वाला है, टीवी बेचता है, ठीक है। तो इसके पास में टीवी है, उन टीवी की कीमत अलग अलग है, लेकिन किसी व्यक्ति ने कह दिया भैया वो जो है वो अपने जो टीवी है वो 10,000 रुपये में पर टीवी दे रहा है, पर टीवी दे रहा है 10,000 रुपये, अखबार में निकलवा दिया किसी और ने। अब जो लोग वहां पर पहुंच गए, दो जेबी जल्दी से दे 10,000 रुपये में, और उसने कहा कैसे दे दूं, जिनकी कीमत 20-20, 30,000, 10,000 में कैसे दे दूं। वो कहा हमें नहीं पता, देख अखबार में तू नहीं निकलवाया, हमें तो टीवी दे। उसने मना कर दिया, लोगों ने उस पर तोड़फाड़ कर दी, जो भी करना था उसका नुकसान कर दिया। अब इसने पता लगाया कि वो जो इश्तिहार है किसने छपवाया, वो छपवाया था यहाँ पर कोई व्यक्ति था उसने, ठीक है। तो उसके खिलाफ क्या किया, इश्तिहार छापने वाले और इश्तिहार देने वाले दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, और कोर्ट ने ये कहा कि हाँ ये बात गलत थी, उसने अगर जब नहीं गई तो ऐसे कोई किसी के खिलाफ कैसे कर सकता है, तो उस पर उसकी क्षतिपूर्ति दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मानहानि के प्रकार। देखिए, मानहानि के 2 प्रकार हैं, अपलेख तथा अपवचन। तो सबसे पहले देखते हैं अपलेख। अपलेख का अर्थ है लिखित मानहानि से। इसके अंतर्गत मानहानिकारक कथन या किसी स्थायी परमानेंट तथा दिखाई देने वाले रूप में प्रकाशन होता है, जैसे लिखना, छापना, व्यंग चित्र, फोटो सिनेमा, फिल्म, कार्टून या पुतला आदि बनाना। अपलेख स्वतः अभियोज्य एक्शनेबल पर्स होता है, मतलब कि ऐसा जो करता है वो एक्शनेबल पर्स होता है, मतलब कि अभियोज्य होता है, वो जो करने वाला होता है उसी पर उसका क्या लगता है, मतलब जो ऐसा करने वाला है वही उसका कार्य कारक होता है, मतलब कि अगर कोई ऐसा कर रहा है ना तो उसका गुनहगार वही होता है। अभियोज्य का मतलब यह है एक्शनेबल पर्स, जो कर रहा है वो इसके लिए गुनहगार है। तो यहां से आपने समझ लिया अपलेख किसे कहते हैं, लिखने तौर पर छापे हुए चित्र से या फिर किसी को कैसे करके। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्लास की सीटें हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है और यहाँ पर भी एक लड़का बैठा हुआ है। तो ये क्या करता है, वो उसको आवाज़ मार रहा है, वो सुनता नहीं है, पेपर का टाइम चल रहा है, आवाज़ मार रहा है, सुनता नहीं है। तो अब ये क्या करता है, ठीक है, कि यहाँ पर एक वो लेता है, पेपर लेता है, मतलब कि एक पेपर लेता है और इसके लिए कुछ गाली लिख देता है, ठीक है, और गाली लिख करके इसको देता नहीं है, ये देता है इसको पहले, ठीक है, ये देता है इसको, और ये इसको लेने के बाद में इसको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो इसके पास में गाली आती है, वो एकदम देख करके एकदम मतलब कि गुस्से में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये अब क्या करेगा, पहले तो जिसने उसको दिया उसको गुस्सा करेगा, तो अभियोज्य तो यही हुआ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन इसको दी किसने, इसमें, लेकिन जब बाद में सजा दोनों को ही मिलेगी क्योंकि इसने इसकी मानहानि की है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, इस तरह से हुआ ये लिखित, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं अपलेख को, सॉरी अपवचन को। अपलेख तो हो गया, अपवचन का अर्थ है ऐसा कथन या स्टेटमेंट जिससे किसी व्यक्ति का अपमान होता है
सामान्यतः अपवचन मौखिक शब्दों, संकेतों या अव्यक्त ध्वनियों द्वारा किया जाता है। अपवचन स्थायी टेम्पररी माध्यम से किया जाता है। अतः कहा जाता है कि अपवचन कानों को संबोधित करता है और अपलेख नेत्रों को। अपवचन सामान्यतः स्वतः अभियोज्य नहीं होता। अपलेख और अपवचन में अंतर, वो सॉरी ये तो आगे पहुंच गए, यहां पर देखते हैं। अप नहीं होता, अभियोज्य नहीं होता। देखिए कंडीशन क्या है कि जो अपलेख है उसमें तो लिखित रूप से या फिर किसी को हम, जैसे आपने देखा होगा कि क्लास में कभी भी बच्चे होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पर क्या बना देते हैं, टीचर की वो बना देते हैं, कार्टूनी वो बना देते हैं। टीचर आज का देख करके उसको चिढ़ जाता है, तो वो भी मानहानि वाला है, लेकिन वो किस में आएगा, वो अपलेख में आएगा, चित्र बनाना। ठीक है, लेकिन जैसे टीचर आए और बीच बीच में बच्चे बोलते रहते हैं, ठीक है, तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं। जैसे आपने वो देखी होगी थ्री इडियट तो सबने देखी होगी। तो वायरस के लिए वायरस वायरस बोलते रहते हैं, और वायरस को क्लास में होता है तो पीसेस वायरस वायरस बोलते रहते हैं वो तीनों दोस्तों में से। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अपवचन में। ठीक है, स्टेटमेंट दी जा रही है, वायरस उसको स्टेटमेंट दे दी, या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ लिख दिया, या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ लिख करके कुछ बोल दिया, या किसी को गाली दे दी, किसी से कुछ कह दिया। ठीक है, कोई अब एक बात और मैं बता दूं आपको यहाँ पर, ठीक है, लड़कियों के लिए, भैया लड़कियों से ना तुम बदसूरत ही नहीं बोल सकते, वरना वो तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। अगर किसी को बोलना है तो ऑलवेज लड़कियों की तारीफ ही किया करो। अगर लड़कियों को बदसूरत बोल दिया या फिर कुछ भी बोल दिया तो वो भी उनकी मानहानि होती है। ठीक है, और ये अभियोज्य होता है। ठीक है, इसका मतलब ये स्थायी नहीं होता। आई होप के समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे है कि अपलेख और अपवचन में अंतर क्या है। देखिए दोनों की परिभाषा अब हमें पता चल गई है कि अपलेख होता है लिखित में और अपवचन होता है अलिखित, मतलब कि मौखिक रूप से। तो अब देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या क्या है। अंतर के लिए हमने चार फैक्ट फाइंड किए हैं, इनको देख लीजिए। देखिए अपलेख में अंतर तथा लिखित रूप मानहानि की जाती है, मतलब कि अपलेख में स्थायी तथा लिखित रूप से मानहानि की जाती है जिसको पढ़ा या देखा जा सकता है, जैसे लिखावट, पेंटिंग, कार्टून्स और पुतला। आप देखते हैं ना, जैसे कोई नेता होता है उसके पुतले फूके जाते हैं, तो अगर वो भी उसकी मानहानि में आता है। ठीक है, चलिए दूसरा है अपलेख आंखों से व्यंग चित्रों को संबोधित करता है, मतलब आंखों को टेढ़ी मेढ़ी करके आंखों से घूरना, ये भी सब उसी में आता है। तीसरा है यह अपराध और अपकृत्य दोनों की श्रेणी में आता है। यदि अपलेख द्वारा बगावत, राजद्रोह या धर्म निंदा होती है तो ये दंडनीय अपराध माने जाते हैं। मतलब कि अपराध जो है, ठीक है, ये जो है मानहानि जो है वो अपकृत्य तो है ही है, दुष्कृति तो है ही है भैया। अगर वो ज्यादा लेवल पे हो जाए तो वो क्या हो जाती है, द्रोह भी होता है। राजद्रोह मतलब किसी के खिलाफ अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, मन में चेष्टा रख करके हाँ भी इसका बुरा करना ही है, तो वो अपराध में आ जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है अपलेख प्रत्येक दशा में स्वतः अभियोजित होता है, मतलब कि अपलेख जो है वो स्वतः अपने आप में अभियोजित होता है, उसके लिए कुछ और उसकी जरूरत नहीं है, बेस की जरूरत नहीं है। वो जो है वो है, दिखता है, मतलब कि जो है सो दिखता है, समझ लीजिए, जो है वो दिखता है। अर्थात इसके लिए वास्तविक क्षति को सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है, मतलब कि इसके लिए जो वास्तविक क्षति है केवल उसी को सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें होना चाहिए। अब है अपवचन। अपवचन में अपमानजनक विषय अस्थायी रूप से प्रकाशित किया जाता है, जिसे मौखिक शब्द, हाव भाव, संकेत भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे, जरूरी नहीं कोई सामने ही बोल रहा है, कोई पीछे बोल रहा है। ठीक है, जैसे तुमसे किसी ने कहा हाँ भाई ओ अंधे देख के चल रहे, अब इसने ये बोला तो अब वो कहेगा तू मुझे अंधा कैसे बोल रहा है, तो अब वो ये भी कह सकता है कि किसी और ने बोला। ठीक है, वो कहेगा अरे चल ठीक है बोल दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा वजन कम रहता है। ठीक है, चलिए आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं 2। अपवचन कानों को संबोधित करता है, मतलब कि जो अपवचन है वो केवल हमारे कानों से हमें पता चलता है। ठीक है, मतलब कि सुनना, दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की चुगली करना, ये सब इसी में आते हैं। तीसरा है यह केवल दीवानी क्षति की श्रेणी में आता है। इसमें पीड़ित पक्ष अपनी क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी से हर्जाना प्राप्त कर सकता है, उसे दंडित नहीं कर सकता। इसमें क्या कर सकता है, वो हर्जाना प्राप्त कर सकता है लेकिन उसके खिलाफ सजा नहीं दिलवा सकता। आगे है चौथा पॉइंट के अपवचन कुछ अपवादित मामलों को छोड़ करके, अपवादित मामलों को छोड़कर वास्तविक क्षति के लिए सिद्ध किए बिना अभियोज्य एक्शनेबल नहीं होता। मतलब कि कुछ मामलों को छोड़ करके जो बहुत ही ज्यादा वो हो जाते हैं,
बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, उनको छोड़ करके वो ऐसे ही भाई ठीक है जो बोल दिया चलो अब इसकी क्षति दे दो, इतना नुकसान हो गया, या फिर इस तरह से सुलझाए जा सकते हैं मामले, ठीक है, लेकिन इसमें सजा नहीं दी जा सकती। अब है आवश्यक तत्व, मानहानि के आवश्यक तत्व, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। चलिए अब जान लेते हैं कि मानहानि के क्या है आवश्यक तत्व। देखो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, हमारी मेहनत तो अगर तुम्हें लग रही हो तो यार लाइक कर दो, किसी ने भी लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए यार, कर दिया करो, ठीक है, तुम्हारा दोस्ती हूँ मैं, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, तो कर दीजिए। चलिए एसेंशियल तत्व देख लेते हैं, जो एसेंशियल्स हैं मानहानि के। देखिए सबसे पहला है, पहले ये पढ़ लेते हैं, मानहानि के बाद में, मानहानि के वाद है, बाद नहीं है वाद, वाद में वादी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को सिद्ध करना आवश्यक होता है। देखिए मोस्टली तो क्या होता है कि मानहानि में क्षति ही प्राप्ति होती है, कोई केस ऐसा होता है जिसमें वो क्षति नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो वो बड़ा रूप धारण कर लेता है, कुछ और भी उसमें लगा कर देते हैं वो, लेकिन क्षति के लिए अगर तुम्हें क्षतिपूर्ति लेनी है तो अब तुम्हें सिद्ध क्या करना होगा कि सबसे पहले ये कि कथन अपमानजनक होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं किसी ने, अगर तुम अंधे हो, आंखें नहीं है, किसी ने अंधा बोल दिया और तुम उससे कह रहे हो कि इसने मुझे अंधा बोल दिया, इसने मुझे अंधा बोल दिया, भैया इससे मैं क्षति लूंगा, वो तो नहीं बोला, वो उसके लिए कानून नहीं है। हाँ इतना है कि वो तुमसे माफी मांग सकता है, भी तू क्यों कर रहा है उसको, मतलब उसको बुरा लग रहा है, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, माफी मांग सकता है, लेकिन इसमें क्षतिपूर्ति नहीं है। दूसरा कथन है, कथन का संबंध वास्तविकता से होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो कथन बोल रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए कि हाँ उसने ये कथन बोला है, सच्चाई होनी चाहिए। आगे तीसरा है, कथन प्रकाशित होना चाहिए, मतलब कि वो जो कथन है वो सब में प्रकाशित हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर बोल दिया वो तुमने वहीं पर, उसको थोड़ा सा बड़ा रूप धारण कर लेना चाहिए। तो ये थे, इन तीनों कंडीशन हम लगाते हैं, जब तीनों कंडीशन फाइंड हो जाती हैं तो तभी अदालत, न्यायालय जो भी फैसला करता है वो इसकी क्षतिपूर्ति करवाते हैं। चलिए आगे है, कथन अपमानजनक होना चाहिए, कथन अपमानजनक होना चाहिए, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, इसको अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए मानहानि के मामले में क्षति प्राप्ति करने हेतु वादी को सर्वप्रथम यह सिद्ध करना चाहिए कि प्रतिवादी का कथन अपमानजनक था। कोई कथन वास्तव में अपमानजनक है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के विवेकशील व्यक्ति उस कथन का क्या अर्थ लगाते हैं। यदि प्रतिवादी के कार्य से वादी के सम्मान को हानि होती है तो प्रतिवादी यह कहकर अपने निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकता कि वास्तव में उसका इरादा वादी की मानहानि करने का न था। अर्थात यदि प्रतिवादी किसी कथन का प्रकाशन असावधानी पूर्वक, भूल से या मजाक में करता है तो यह कोई बचाव नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर जो बात हुई थी कि वो जो कथन प्रकाशित होना है, अगर किसी ने बोल दिया, ठीक है, तो अगर सामने वाले को बुरा लग गया और लोगों ने वहाँ पर उनसे बोलेगा देखो मुझसे ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो उसमें बोला जाएगा भाई ये लड़का ऐसा नहीं है, तुम इसको क्यों बेईमान बेईमान बोलो। सपोज के कोई मुझे बेईमान बोलता है तो मैं कहूँगा तुम मुझे बेईमान क्यों बोल रहे हो, और लोगों से पूछे जरा मैं बेईमान हूँ क्या, तो और लोग कहे नहीं भाई ये बेईमान नहीं है, तुमने इसने गलत किया है, और फिर मुझे आएगा भाई तूने मुझसे ये कहा क्यों, तो मैं फिर उसके ऊपर मानहानि का केस करूंगा, ठीक है, इस कंडीशन में ये होता है। लेकिन अगर वो बाद में फंसने के चक्कर में कहते नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, या फिर नहीं, उसमें कोई बचाव नहीं होगा, तूने कहा तो किया, तेरा अपराध है और तुझे सजा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा, कथन का संबंधित वादी से, कथन का संबंध वादी से होना चाहिए। देखिए, स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ। मानहानि के वाद में वादी को यह सिद्ध करना भी आवश्यक है कि प्रतिवादी के कथन का संबंध स्पष्ट या स्पष्ट रूप से वादी से था, भले ही प्रतिवादी का इरादा न हो। देखिए, उसमें यह भी करना है, कभी कभी ऐसे होते भीड़ में या कि दो चार लोगों में बोल दिया तो बाद में कहा अरे मैंने तो उससे थोड़ी ना बोला था, मैंने तो उससे बोला था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर जिसके लिए कहा है उससे संबंधित वो होना भी चाहिए। कभी तुम सोचो वो किसी और से बोल रहा है, तुम उसको अपने ऊपर ले लो, ये भी तो कंडीशन हो जाती है कि हम किसी और व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं, वो अपने ऊपर ले जाए कि नहीं तू उसके ऊपर डाल करके मेरे लिए ही कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है। समझ में आ गया ना? मोस्टली लड़कों में या फिर नॉर्मली ये बातें होती है, नहीं तूने ये बात मुझसे कही ना, तो तूने ये मेरे ऊपर ही डाल करके कही है। उसका एग्जाम्पल तो दे रहा है लेकिन मेरे ऊपर, तो इस वाली कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जिसके लिए बोला जा रहा है उसी को ये समझना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। कथन प्रकाशित होना चाहिए। देखिए, स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड।
प्रकाशन से तात्पर्य है मानहानिजनक कथन से वादी के अलावा अन्य व्यक्ति को अवगत कराना। यदि प्रतिवादी एक मानहानिजनक कथन को बंद लिफाफे में रखकर वादी की को रजिस्ट्री कर देता है तो वह प्रकाशन नहीं कहलाता। ऐसे कथन से वादी का आत्मसम्मान को क्षति हो सकती है किंतु उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नहीं। इस प्रकार यदि एक कमरे में बंद वह को बुरा भला कहता है जिससे कोई अन्य व्यक्ति नहीं सुन सकता तो वह प्रकाशन नहीं माना जाएगा। मानहानि के प्रतिवाद डिफेंसेस ऑफ डिफामेशन। मानहानि के वाद में प्रतिवादी अपने बचाव में ठीक है निम्नलिखित दलीलें भी पेश कर सकता है। देखिए उससे पहले थोड़ा सा दलीलें पेश करेंगे, उसके पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए कथन जो है वो प्रकाशित होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है तो मतलब कि हो सकता है कोई व्यक्ति है और तुम दोनों, अब देखो मोस्टली चीज़ें होती हैं एक दूसरे की फ़ोन पर बातें हो रही हैं, तीसरा व्यक्ति वहाँ पर नहीं सुन रहा है और वो फ़ोन पर तुमसे कुछ भी कह रहा है, भला बुला कुछ भी कह रहा है, ठीक है, तो वो तुम दोनों के बीच की बात है, तीसरे को नहीं पता चल रही, तो इसका मतलब वो तुम दोनों के बीच का तो मतभेद है, लोगों को नहीं पता चला, ना ही जिससे वो बोल रहा है बुरा भला किसी उसके अलावा किसी और व्यक्ति को वो सुन नहीं रहा तो फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो सामाजिक रेपुटेशन है वो तो जैसे पहले वो बनी रहेगी, वह दोनों के मतभेद है तो अपना केस खत्म कर ले उससे, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अगर, अब एक एग्जाम्पल और दे दो जो इसमें देखा था, ठीक है, कि कभी भी अगर अपने बच्चों को, ठीक है, अपने बच्चों को अगर पीटना है तो वो अकेले में ले जा करके पीटे ताकि बच्चे को एहसास हो। ऐसा नहीं है कि पब्लिक में उसको पीटने लग जाए तो मेरा नालायक बेटा है तो इससे इतना, ये नहीं करना चाहिए आज के माँ बापों को या पेरेंट्स को किसी को भी, क्योंकि क्या होता है इसमें बच्चे अपने ऊपर ले जाते हैं कि मेरी तो बेइज्जती कर दी, ठीक है, और मार का इतना असर नहीं पड़ता जितना बेइज्जती का पड़ रहा है। तो आप इस बात को आप भी ध्यान रखें दोस्तों कि आपके दोस्त हैं, परिवार हैं या फिर कोई भी लोग हैं, अगर किसी को आपको गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ भी है तो उसको अकेले में बोलें, पब्लिकली उसको कुछ ना बोले, क्योंकि एक बार अगर कोई चीज वायरल हो गई ना तो सोचो फिर तो मानहानि पक्की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि मानहानि के बाद में प्रतिवादी जो मानहानि के केस में फंसा है वो क्या क्या अपनी दलीलें पेश कर सकता है। सबसे पहला है सत्य का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। देखिए यदि प्रतिवादी यह सिद्ध कर दे कि मानहानिजनक कथन सत्य था तो ऐसे कथन के प्रकाशन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। मतलब कि अगर जो सामने वाला बोल रहा है, पब्लिकली कुछ भी बोल रहा है कि भाई ये इसने मेरे पैसे मार लिए, ये ऐसा इंसान है, अगर उसने सत्य साबित कर दिया कि हाँ ऐसा ही है तो फिर वो मानहानि नहीं है, ठीक है। देखिए चोर को चोर कहना उदाहरण है, कोई मानहानि नहीं होती। समझ में आ गया। यदि कथन सत्य है तो भले ही उसे प्रकाशित करने में प्रतिवादी का आचरण कितना ही दुर्भावनापूर्ण क्यों न रहा हो, फिर भी प्रतिवादी इस अपवाद का सहारा ले सकता है। साथ ही प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह यह सिद्ध करे कि अपमानकारी विषय वस्तु का प्रत्येक शब्द सत्य है। यदि कथन सारवान रूप से सही है तो भी वह दायित्व से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि चोरी करने के लिए बोला, चोरी करने के बाद में एक दो बात और बोल दी उसने, ठीक है, तो अगर वो चोर साबित कर दिया, चोरी करने के साथ में और कोई एक दो बातें बोलती तो उन बातों का कोई मूल नहीं रह जाएगा, फिर प्रतिवादी को कोई भी क्षतिपूर्ति देने का अधिकार नहीं होगा, वो बच जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए दूसरा है निष्पक्ष तथा न्यायोचित आलोचना। निष्पक्ष तथा न्यायोचित आलोचना, फेयर एंड बोनाफिड कमेंट। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त करे, बशर्ते कि आलोचना निष्पक्ष तथा सद्भावनापूर्ण हो। उचित आलोचना के लिए आवश्यक है कि प्रतिवादी को दो बातें सिद्ध करनी चाहिए। मतलब कि जब हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, हम किसी का अपवाद कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि जो आलोचना है वो निष्पक्ष तथा सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए। मतलब कि आलोचना करते समय हमारे दिमाग में उसके प्रति द्वेष ना हो, बस, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके लिए दो बातें सिद्ध करनी है। सबसे पहला कि यह आलोचना सही तथ्यों पर आधारित तथा दुर्भावना रहित होनी चाहिए। मतलब कि आलोचना वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे कि अभी एक जो अभी राजनीतिक तत्वों में कहते हैं कि आधे जो लोग हैं वो मोदी के खिलाफ बोलते हैं और आधे लोग बोलते हैं मोदी के सपोर्ट में, तो दोनों की जो आलोचना चलती रहती है वो सही है, चल रहे लोग, ठीक है। तो वो क्या है, सद्भावना पूर्वक है। वो कितना जो आलोचना करने वाले हैं मोदी की कितनी भी कर लें, भैया प्रधानमंत्री तो उसको मानेंगे ही, ठीक है, और उसको ये इनकार नहीं कर सकते मानने से क्योंकि वो प्रधानमंत्री है।
चलिए, ये बात होगी राजनीति की। राजनीति को अलग रखते हैं, हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। दूसरा कथन है यह कि आलोचना सार्वजनिक हित जैसे कला, शिक्षा, न्याय एवं प्रशासन आदि से संबंधित है, किंतु इस प्रकार की आलोचना किसी विषय के बारे में मत का प्रकाशन होना चाहिए, तथ्य का नहीं। मतलब कि अगर कोई, जैसे कि कहा कि भाई मोदी ने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है, मोदी कह दे भैया किया क्या है, 20 कॉलेज हैं, टेंडर ये रहा, बनवा रहा हूं, तो उसमें वो सही हो जाएगा कि भैया वो तथ्य है, ठीक है, तथ्य है। वो तथ्य नहीं है, वो प्रकाशन कर दिया है कि वो करवा तो रहा है, अपनी शर्तें पूरी कर रहा है, तो उसकी आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है न्यायोचित होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि न्याय के तर्क पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दोगे। तीसरा है दुर्भावना रहित होनी चाहिए, मन में द्वेष नहीं होनी चाहिए। अरे यार ये तो बेकार इंसान है, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि एक शेक्सपियर जी हैं, शेक्सपियर ने कहा है कि अगर हम किसी के अंदर बुराई देखेंगे तो बुराई दिखेगी और अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई दिखेगी, लेकिन अगर हम किसी के अंदर अच्छाई देखने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी हमें कोई भी उसमें अच्छाई नज़र नहीं आ रही है, तो तब वो द्वेष होगा। समझ में आ गया। चलिए, और दुर्भावना उसके प्रति हमारे अंदर आ जाती है, तो वो दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी को ये मन में धारणा करेगा ये गलत है, ये तो गलत, ये गलत नहीं है, चलो मैं भी गलत ढूंढ के दिखाता हूँ, ये तो पहले से ही गलत है, कुछ भी ऐसा करके, मतलब कि ऐसा कोई भी मैटर नहीं हो, ठीक है, आप समझ सकते हैं। आगे है सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। आलोचना पब्लिक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, हाँ भाई लोग उसके पक्ष और विपक्ष में हों तब। चलिए, आगे है विशेषाधिकृत कथन। विशेषाधिकृत कथन मतलब कि प्रिविलेज्ड स्टेटमेंट्स। चलिए आगे समझते हैं इसको। देखिए, विशेषाधिकार कथन या संदेश कम्युनिकेशन से तात्पर्य ऐसे कथन से है जो किसी विशेष अवसर पर दिया जाता है। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो कानून की दृष्टि में विशेष अवसर समझे जाते हैं, और इन अवसरों पर भी किसी व्यक्ति के संबंध में मानहानिजनक कथन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, चाहे कथन कितना भी असत्य, दुर्भावनापूर्ण मतलब मेलिशियस क्यों न हो। वह विशेषाधिकार सार्वजनिक हित के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके दो प्रकार होते हैं। जो विशेषाधिकृत स्टेटमेंट है, इसके दो अधिकार हैं विशेषाधिकारों के। एक तो होता है पूर्ण अधिकार, पूर्ण विशेषाधिकार, और एक होता है सीमित विशेषाधिकार। तो अब इनको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं पूर्ण विशेषाधिकार। देखिए, निम्नलिखित मामलों में प्राप्त होता है। नंबर 1, न्यायिक कार्यवाहियां, जुडिशियल प्रोसीडिंग। देखिए, किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायालय के सामने किसी जज, वकील, गवाह, मुकदमे के पक्ष द्वारा कहे गए कथन या लेख के विरुद्ध मानहानि की कार्यवाही नहीं की जा सकती, भले ही वह कथन किसी औचित्य के बिना दिया गया हो, द्वेष भाव या व्यक्तिगत बैर भाव के कारण दिया गया हो। उन्मुक्त का यह आधार लोक नीति का है। मतलब कि देखिए सीधा सीधा है, अगर कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पर बहस चल रही है, तो एक दूसरे को ऊपर अपमानजनक बातें भी होंगी, अपमानजनक टिप्पणी भी होंगी, एक दूसरे के खिलाफ में बहुत कुछ बोला भी जाएगा, तो वहां पर उन चीजों को नहीं कहा जा सकता क्या, मानहानि के लिए। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल से समझते हैं। जगत मोहन नाथ देव राय वर्सेस कालीचंद घोष, TLR पटना 371 में एक वकील ने अपने पक्ष की ओर से बहस करते हुए विपक्ष को झूठा, मक्कार, जालसाज कह दिया ना। वकील का यह कथन निराधार और द्वेषपूर्ण था। निर्णय हुआ कि चूंकि यह कथन न्यायिक कार्यवाही के दौरान कहा गया था, वकील के विरुद्ध दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वहां पर कटघरे में कोई खड़ा है, उससे वकील ऐसा बोल रहा है और वो निराधार है, द्वेषपूर्ण है, कुछ भी सही, लेकिन वहां पर उसके मानहानि का केस उस वकील पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो न्यायिक कार्यवाही है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है सीमित विशेषाधिकार, क्वालिफाइड प्रिविलेजेस। देखिए, सीमित विशेषाधिकार का अर्थ ऐसे विशेषाधिकार से है जिसके अंतर्गत किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कहे गए अपशब्दों के लिए अपशब्दों का कहने वाला तब तक उत्तरदायी नहीं होता जब तक कि वादी का यह सिद्ध नहीं कर देता कि अपशब्द उससे प्रेरित होकर कहे गए थे।
सीमित विशेषाधिकार का बचाव निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। देखिए इसका मतलब है सीमित विशेषाधिकार में हमने किसी से कुछ कह दिया, तो अब सामने वाला ये सिद्ध करेगा कि हाँ भाई उसी के लिए हमने कहा है या फिर उसी से प्रेरित होकर के कहा है, ठीक है, उसमें सत्यता वो ढूंढ करके बताएगा, ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें सीमित जो विशेषाधिकार इसमें बचाव भी है। कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें बचाव हो सकता है देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए कर्तव्य पालन से भेजे गए संदेश, कम्युनिकेशन मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य पालन में भेजी गई सूचनाएं सीमित विशेषाधिकार के अंतर्गत आती हैं, भले ही कर्तव्य कानूनी, नैतिक या सामाजिक किसी भी प्रकार का हो। उदाहरणार्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध की जांच के संबंध में रिपोर्ट भेजना, पिता द्वारा अपनी पुत्री को उसके भावी पति के बारे में सूचना देना, किसी मकान मालिक द्वारा मेहमान को अपने नौकर की चोरी की आदत के बारे में सावधान करना। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें विशेष अधिकार हैं, इनमें मानहानि नहीं बोली जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है किसी के हित की रक्षा करने हेतु कहे गए कथन, स्टेटमेंट्स मेड इन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ समवन पर्सन। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। देखिए किसी व्यक्ति कानून हित की रक्षा के लिए कहे गए कथन जिनसे किसी अन्य व्यक्ति को मानहानि होती है। उदाहरणार्थ एक स्वामी द्वारा अपने नौकर को उसके बुरे साथियों से सावधान करना तथा साझेदारों के पारस्परिक संदेश इस विशेषाधिकार की श्रेणी में आते हैं। मतलब कि जैसे कि एक नौकर है, नौकर छोड़ो, एक पापा हैं, वो बेटी वाला वही ले लेते हैं, पापा हैं और उसके बेटे हैं दो। एक तो सही है, वो पढ़ता है, अच्छे से रहता है, दूसरा नालायक है, उसकी संगत बुरे लोगों की है, ठीक है, बुरे लोगों की। तो उससे पापा कहते हैं ये झूठा है, दूसरा कमीना है, तीसरा चोर है, चौथा नशेड़ी है, पांचवा बेकार है और तू इससे बच कर रहे। तो देखिए अभी इन चारों पांचों के बारे में जो बात कही गई है, हो सकते है वो निराधार हों, ठीक है, और वो भी यहाँ पर हों, वो सुन भी रहे हों, तो भी वो इनके ऊपर मानहानि का केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो पूरा समझ में आ गया होगा। ये पूरा क्वेश्चन देने वाला है आपको कम से कम 20 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर, कम से कम 10 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो कर लीजिए रेडी। अगर कुछ चीज़ें रह गई हों जो ना समझ में आई हों, दोबारा देख लीजिए, और नहीं आई हों फिर भी तो हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है, हम आपका जो सोल्यूशन होगा वो कर देंगे। वीडियो को कर लीजिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।